ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 49। ठीक है जी। एज वी डिस्कस फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स, देर आर डिफरेंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। हमने सुपरफिशियल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स और डीप ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की बात की थी। इसमें कुछ चीज़ें रहती भी हैं, तो आज हम जो इंशाल्लाह डीप ब्लीडिंग डिसऑर्डर के मज़ीद एमसीक्यूज़ हैं, केसेस है, उसको हल करेंगे। ठीक है, तो क्लिनिकल केस में लिखे, a 2 year old child has been brought to the hospital. A 2 year old child has been brought to the hospital for circumcision. Circumcision is a surgery. There is a history of excessive bleeding from umbilical stem. There is excessive bleeding from umbilical stem at the time of birth. At the time of birth also. At the time of birth also. ठीक है। ओके, its two cousin also have the same bleeding after their circumcision according to surgeon. ठीक है जी। So this is the main step for the MCQs asking pattern कि 2 year old child है, वो हॉस्पिटल में लाया गया था फॉर द पर्पस ऑफ सर्कमसेशन। और वो कहते कि ये बच्चा जब पैदा हुआ था, अम्बिलिकल स्टेम से भी इसकी क्या हुई थी, एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई थी। और इसके दो कज़न की भी जब पहले सर्कमसेशन कराई गई थी, तो अकॉर्डिंग टू द सर्जन उससे भी जनाब प्रोफ्यूज क्या हुई थी, ब्लीडिंग हुई थी। तो यहाँ पे एग्जामिनर आप लोगों से ये पूछता है कि विच इन्वेस्टिगेशन हेल्प इन द डायग्नोसिस, which investigation help in diagnosis। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जिसके ज़रिए हम डायग्नोसिस की तरफ जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आप लोगों से यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि अकॉर्डिंग टू द गिवन हिस्ट्री मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है, इस हिस्ट्री की डायग्नोसिस अपनी क्या है, एक्चुअल डायग्नोसिस क्या है। ठीक है। और अगर आ जाए मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट कौन सा है, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट ये कौन सा है, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट ऑफ द गिवन हिस्ट्री। तो ये जनाब आप लोगों से मुख्तलिफ क्वेश्चन इस सेम स्टेम के ऊपर एग्जामिनर पूछ सकता है। तो देखें, व्हेनेवर देयर इज अ फैमिली हिस्ट्री स्पेशली अबाउट द कोआगुलेशन डिसऑर्डर, दिस इज इनहेरिटेड कोआगुलेशन डिसऑर्डर। ठीक है, ये फैमिली के अंदर रन करती हैं। और यहाँ पे जो मसला है that is profuse bleeding, excessive bleeding after the circumcision. And as we discussed in the previous lecture, कि whatever the bleeding is not stoppable after the surgery, it will be considered as a deep bleeding। ये हमने बात की थी कि जितने भी ब्लीडिंग म्यूकोजल ब्लीडिंग है, चाहे वो नोज से हो, चाहे वो किसी अदर म्यूकोजल साइड से हो, वो क्या होते हैं, सुपरफिशियल ब्लीडिंग। लेकिन दोज ब्लीडिंग which is occurring inside the joint cavities or bleeding after the surgeries, ये क्या कंसिडर होते हैं, डीप ब्लीडिंग।
तो डीप ब्लीडिंग के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर का ज्यादा रोल होता है कि प्लेटलेट्स का? क्लॉटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे याद रखें, द मोस्ट लाइकली क्लॉटिंग फैक्टर विच इज एब्सेंट स्पेशली इन मेल चाइल्ड, क्योंकि वो कंडीशन एक्स लिंक रिसेसिव है, दैट इज हीमोफीलिया। वो क्या होता है? हीमोफीलिया। लेकिन वो कौन सा टेस्ट है जो हमें हीमोफीलिया की तरफ डायग्नोसिस में हेल्प देगी? तो आप लोगों को पता है हीमोफीलिया के अंदर जो फैक्टर की डेफिशिएंसी है दैट इज फैक्टर 8, और फैक्टर 8 इज अ पार्ट ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे ये हमने डिस्कस की है। तो इंट्रिंसिक पाथवे आप लोगों को पता है कि इन द इंट्रिंसिक पाथवे विच क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रेजेंट। अगर आप लोगों से कोई पूछे उसमें क्लॉटिंग फैक्टर 12 से स्टार्ट होती है, फिर क्या बनता है? क्लॉटिंग फैक्टर 11, फिर 9 बनता है। अब ये 9 फिर किसको एक्टिवेट करता था? 10 को 10A में कन्वर्ट करता था। इस 9 के लिए इस 9 को कोफैक्टर चाहिए, हेल्पर फैक्टर चाहिए, ताकि एक्यूरेटली जाकर 10 को 10A में कन्वर्ट करे। So which was the factor which stabilized 9 and act as a cofactor for 9, that is factor 8. तो factor 8 is a part of intrinsic pathway, और इंट्रिंसिक पाथवे आप लोगों को पता है इसकी जो स्क्रीनिंग है, इसकी जो मॉनिटरिंग है, हम कौन से टेस्ट से कराते हैं? APTT। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और वो कहते हैं कि विच इन्वेस्टिगेशन विल बी हेल्प इन द डायग्नोसिस, इट विल ओनली हेल्प बट इट विल नॉट डेफिनेटिव टेस्ट, जब तक हम किस चीज की कंसंट्रेट को ना देखें? फैक्टर 8। तो सीरम फैक्टर 8 चेक करना ये एक्यूरेट टेस्ट है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हेल्प करने वाला कौन सा है? APTT। APTT तो हमें इतना पता लगाएगा कि इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे, इट लीड्स, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे। यहाँ पे कौन सा टेस्ट लिखूं? इट इज कॉल्ड APTT, यार इसको लोग सिंपल PTT कहते हैं। APTT इज अ टेस्ट दैट इज मेजर द इंट्रिंसिक पाथवे। ये नॉर्मल होगी कि प्रोलॉन्ग होगी? दैट विल बी प्रोलॉन्ग, क्योंकि अगर फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है तो इन फैक्टर्स को काम करने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। उसकी सही एक्टिवेशन नहीं होगी तो ब्लीडिंग रोकने में ज्यादा टाइम लगेगा। मोस्ट लाइकली डायग्नोस क्या है? आंसर इज हीमोफीलिया, दैट इज हीमोफीलिया। ठीक है, दैट इज हीमोफीलिया। व्हाट इज हीमोफीलिया? इट इज अ इनहेरिटेड कोआगुलेशन डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशिएंसी। क्लियर है? मोस्ट एक्यूरेट लेके फैक्टर 8 सीरम फैक्टर 8 के दो कंपोनेंट्स होते हैं, माइनर कंपोनेंट और मेजर कंपोनेंट। तो आप लोगों ने कौन सा लिखना है? फैक्टर 8 माइनर कंपोनेंट। मतलब ये है कि आप लोगों को ये माइनर मेजर वो नहीं पूछते, लेकिन जस्ट रिमेंबर फैक्टर 8 इज अ क्लॉटिंग फैक्टर विच इज डेफिशिएंट इन हीमोफीलिया पेशेंट। लेकिन फैक्टर 8 की जो जीन है, इससे जीन से जो ये बनता है फैक्टर 8 क्लॉटिंग प्रोटीन, ये एक माइनर कंपोनेंट देता है और एक मेजर देता है। तो जो फंक्शनल कंपोनेंट है फैक्टर 8 का वो क्या होता है? माइनर। तो इफ अ क्वेश्चन कम in a classical hemophilia which component of factor 8 is most likely deficient, answer will be minor component। ठीक है, ओके। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे थोड़ा बहुत हीमोफीलिया की बात करते हैं कि हीमोफीलिया है क्या, इसकी डिफरेंसेस क्या है, और इसके मजीद अगर हमसे वो क्वेश्चन पूछे सो व्हाट विल बी द आंसर। देखिए, हीमोफीलिया हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर इट हैज फ्यू टाइप्स, इसके कई टाइप्स है। तो इनहेरिटेड कोआगुलेटिव डिसऑर्डर है, देखिए दिस इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इज डिवाइडेड मेनली इनटू टू टाइप्स, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। ठीक है जी, these are the main types of hemophilia, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। ये दो टाइप्स है हीमोफीलिया के। क्वेश्चन ये है कि हीमोफीलिया सी भी होता है, लेकिन हीमोफीलिया सी की जो अकोरेंस रेट है वो बहुत क्या है? वो कम है। मतलब हीमोफीलिया सी तो होने पे हो सकती है, लेकिन उसकी जो होने की अकोरेंस इंसिडेंस है या अकोरेंस रेट है वो बहुत ज्यादा क्या है? कम है। इसलिए हम उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते। ओके, इधर देखे, इन दोनों में हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी दोनों के अंदर आप लोगों ने जो याद रखनी है, इसकी डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट? डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8। हीमोफीलिया ए के अंदर कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंट होता है? फैक्टर 8। क्लियर है?
यहाँ पे एग्जामिनर आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए क्या है कि हीमोफीलिया ए के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, वो कहते हैं एब्सेंट फैक्टर 8, डेफिशिएंट फैक्टर 8। फैक्टर 8 इज देयर बट इट इज डेफिशिएंट, इसकी डेफिशिएंसी होती है। जितना फैक्टर 8 हमें चाहिए क्लॉटिंग फैक्टर के लिए उतना नहीं होता, तो रादर देन इट इज नॉट एब्सेंट बट इट इज अ डेफिशिएंट। सो डेफिशिएंसी लिखना है, एब्सेंट नहीं लिखना है, डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8। इसके अंदर किस फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है, फैक्टर 9। अगर हीमोफीलिया बी की पेशेंट है तो डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9, डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9, ये पॉइंट्स याद रखना है। हीमोफीलिया ए इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 बट हीमोफीलिया बी इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फैक्टर 9 डेफिशिएंसी। इसकी जेनेटिक इनहेरिटेंस याद रखें, एमसीक्यूज। इफ द क्वेश्चन कम कि व्हाट इज द जेनेटिक इनहेरिटेंस फॉर हीमोफीलिया ए, क्योंकि ये तो फैमिली में रन करती है, and those diseases which are run in the family they have their some genetic inheritance pattern. So what is the genetic inheritance pattern? X-linked recessive. Hemophilia A, that is X-linked recessive, X-linked recessive। ठीक है, 4 कंडीशन याद रखें। सिकल सेल एनीमिया वाज ऑटोसोमल रिसेसिव, हेरेडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस वाज ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, कल हमने बात की थी कि वॉन वॉलीब्रेन फैक्टर ऑटोसोमल डोमिनेंट, लेकिन हीमोफीलिया ए इज एक्स-लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, और G6PD डिफिशिएंसी इज अ एक्स-लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, यहाँ पे इसकी जेनेटिक पैटर्न अगर हम देखें सेम, इट इज एक्स-लिंक्ड रिसेसिव। देखो दोनों की पैटर्न सेम है, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव दोनों है, लेकिन दोनों के अंदर जो डेफिशिएंसी है फैक्टर की वो क्या है, वो डिफरेंट है। हीमोफीलिया ए के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी है। अब दोनों किसके अंदर ज्यादा होंगे, प्रीडोमिनेंट इन मेल, क्योंकि एक्स लिंक प्रॉब्लम जितने भी हैं वो ज्यादातर प्रीडोमिनेंटली किस में पाए जाते हैं, मेल में। यहाँ पे CPSP वाले कंफ्यूजन के लिए कभी कभार वो कहते हैं कि 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड, वो चाइल्ड मेंशन करते हैं जब फीमेल मेंशन करती है, और इसमें अगर फॉर एग्जांपल कोई डीप ब्लीडिंग की हिस्ट्री हो, जिस तरह इसकी इंसिजन वगैरह हुई हो, उससे ब्लीड नहीं रुकती, और APTT सिर्फ प्रोलॉन्ग हो, वो भी हीमोफीलिया हो सकती है। हीमोफीलिया इज मे बी सीन इन फीमेल बट वेरी 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 इन रेयर कंडीशन, होने पे तो हो सकती है बिकॉज एक्स लिंक आर प्रीडोमिनेंटली सीन इन मेल। इधर देखें, हमारे जो फीमेल वाई क्रोमोसोम है उसकी पैटर्न क्या है, XX, और जो मेल है वो XY। तो अगर ये X इसमें इशू है तो दूसरा X को कंपनसेट करने के लिए है, तो फीमेल में एक X लिंक का इशू दूसरा हाइड कर सकता है, तो इट बिकम कैरियर, ये ट्रेट बन सकते हैं। लेकिन अगर मेल में एक X खराब हो जाए, दूसरा तो नहीं है, तो हम पर डिजीज अपेयर हो जाती है। इसलिए X लिंक्ड डिजीज जितनी भी है प्रीडोमिनेंट इन मेल, मैं सिर्फ ये नहीं लिखता ओनली इन मेल, आंसर इज प्रीडोमिनेंट इन मेल। सो प्रीडोमिनेंट से मुराद ये है कि मोस्ट लाइकली इन 98% ऑफ द केसेस इट अफेक्ट मेल चाइल्ड, बट इन वेरी वेरी माइनर कंडीशन, वेरी वेरी रेयर कंडीशन इट मे कैन अफेक्ट फीमेल आल्सो। सो प्रीडोमिनेंट मेल, और इसमें प्रीडोमिनेंट क्या होगी, सेम मेल, प्रीडोमिनेंट मेल। देखिए ये दोनों पॉइंट इसमें क्या है, दोनों में सिमिलर है, प्रीडोमिनेंट इन मेल, प्रीडोमिनेंट इन मेल। नेक्स्ट लिखे, what are the clinical features, clinical presentation of hemophilia patient? Okay, excessive bleeding after a minor cut, अगर इन लोगों के अंदर एक माइनर सी कट लग जाती है उसके बाद क्या होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग। तो फर्स्ट इज एक्सेसिव ब्लीडिंग, ब्लीडिंग आफ्टर माइनर कट, माइनर कट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लेके, कभी कभार इन लोगों के अंदर इन सीवियर हीमोफीलिया पेशेंट देयर इज स्पॉन्टेनियस ब्लीड स्टार्ट इनसाइड द जॉइंट कैविटी, उसको क्या कहते हैं, हीम आर्थरोसिस। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग इन जॉइंट कैविटी, ब्लीडिंग इन जॉइंट कैविटी। तो जब जॉइंट कैविटी के अंदर ब्लीड होती है, so that blood will be accumulate inside the joint spaces, और जब वो joint space के अंदर blood बढ़ जाती है तो उससे restriction of movement हो सकती है कि नहीं, and that bleeding can cause intense pain in the joint, और उस bleeding की वजह से जो synovial membrane है उसकी क्या हो जाती है, inflammation,
साइनोवाइटिस करा सकता है, और साइनोवाइटिस अगर ट्रीट ना करे आहिस्ता आहिस्ता वो कार्टिलेज को क्या करेगी, इरूड करेगी, और जब कार्टिलेज इरूड होगी तो देयरफॉर दीज पीपल डेवलप आर्थ्रोपैथी, प्रॉब्लम रिलेटेड टू द जॉइंट्स। तो जॉइंट की जो शेप है इन द लॉन्ग रन in repeated spontaneous bleeding in the joint cavity leads to inflammation of synovial membrane, and that synovial membrane inflammation release chemical mediators, and chemical mediator can erode articular cartilage, और जब cartilage erode हो जाए it can cause joint deformities। इसके अंदर क्या होती है, joint deformities, और उस cartilage की वजह से हमारे पास छोटे छोटे नीडल लाइक क्या बनते हैं, क्रिस्टल बनते हैं। तो ये भी सीपीएसपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया पेशेंट के अंदर सीवियर केसेस में जब बार बार आर्थराइटिस होता है, व्हाट यू विल सस्पेक्ट इनसाइड द जॉइंट, आंसर इज क्रिस्टल्स। इसके अंदर हमें इस तरह नीडल लाइक क्रिस्टल और एक क्रिस्टल बताती है कि जॉइंट की क्या हो चुकी है, इरूजन हो चुकी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जॉइंट इन दी जॉइंट के अंदर क्रिस्टल डिपोजिट्स, ये किस इनहेरिटेड कोआगुलेटिव डिसऑर्डर में मिलता है, हीमोफीलिया ए। ये नोट कर ले, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके मतलब ये है कि इस वजह से इंटेंस जॉइंट पेन हो सकेगा, इंटेंस जॉइंट पेन फॉलोड बाय स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट, स्वेलिंग, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जॉइंट डिफॉर्मिटी। इन द लॉन्ग रन दिस पेशेंट आल्सो डेवलप जॉइंट डिफॉर्मिटी। क्लियर है? सो दीज आर सम ऑफ द कंडीशन दैट द पेशेंट में एक्सपीरियंस इन हीमोफीलिया। ये लोग आते इस वजह से है कि जब उनको थोड़ी सी माइनर कट भी लग जाती है जिससे ब्लीडिंग की इतनी चांसेस नहीं होती, लेकिन इन लोगों से इतना प्रोफ्यूज ब्लीड होता है, ये लोग हैरान हो जाते हैं कि वो ब्लीड पे रुकती नहीं है। दूसरी बात कि भाई जॉइंट कैविटीज में ये बच्चे लेके आते हैं पेरेंट्स, और वो कहते हैं कि ये जनाब जोड़ों से बहुत परेशान है। हमारे तो जहन में ये है क्या कोई आर्थराइटिस का केस है, ठीक है। अगर देखें सीवियर पेन इन द जॉइंट विथ स्वेलिंग, सेप्टिक आर्थराइटिस, उसके अंदर जो सीबीसी पे हम वाइट ब्लड सेल देखते हैं वो 50,000 से ज्यादा होते हैं, 80,000 को भी क्रॉस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे WBC की लेवल रहे तो नहीं होती। सेप्टिक आर्थराइटिस पेशेंट के अंदर फीवर जरूर होता है क्योंकि देयर इज अ बैक्टीरियल कंपोनेंट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से सेप्टिक आर्थराइटिस होता है, तो देयर शुड बी अ फीवर कंपोनेंट, लेकिन यहाँ पे फीवर नहीं होती। क्लियर है? लेकिन हम जॉइंट एस्पिरेशन करते हैं तो अगर अर्ली केस है उसमें हमें ब्लड मिलेगा, और अगर लेट केस है, इरूजन हो चुकी है, डिफॉर्मिटी आ गई है, तो फिर उसके अंदर हमें क्या मिलेंगे, क्रिस्टल मिलेंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी शुड नो फ्रॉम हीमोफीलिया ए पेशेंट। हीमोफीलिया बी पेशेंट के अंदर सेम एज इट इज हीमोफीलिया ए पेशेंट, क्योंकि दोनों जनाब डीप ब्लीडिंग है, दोनों की प्रेजेंटेशन क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और मिसाल बताता हूँ। हीमोफीलिया ए के अंदर फैक्टर 8 की एब्सेंस होती है कि डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी। ये फैक्टर 8 सीरम में अपना एक नॉर्मल रेंज भी रखता है। फॉर एग्जांपल वो रेंजेस हमें नो प्रॉब्लम, ये किसी को याद नहीं होते, वो हम लेबॉर्ट्री के अंदर उन लोगों ने टेस्ट में नॉर्मल रेंजेस दी होती है। कहने का मतलब ये है कि देयर इज अ नॉर्मल रेंज। अब ये हम इंटरनेशनल यूनिट में लेते हैं, उसकी जो लिमिट है इंटरनेशनल यूनिट, जिस तरह हम विटामिन ए बी विटामिन को इंटरनेशनल यूनिट में लेते हैं, इसी तरह फैक्टर 8 को हम सीरम के अंदर इंटरनेशनल यूनिट में मेजर करते हैं, तो उसका अपना एक क्या है, रेंज है। मैं आप लोगों को वैसे मिसाल देता हूँ ताकि आप लोग सीख जाए। अगर इसका कितना नॉर्मल रेंज है, 5। अगर किसी पेशेंट में हीमोफीलिया ए पेशेंट है और उसमें फैक्टर 8 की कंसंट्रेशन कितनी है, 4, ये कम तो है। Whenever there is deficiency, then the normal that will be called hemophilia A। लेकिन इस बंदे को स्पॉन्टेनियस ब्लीड नहीं होती जब तक ये किसी ट्रोमा में ना लगे, जब तक इसको कोई मेजर कट ना लगे, क्योंकि इसकी जो कंसंट्रेट है वो 4% है नियर टू द नॉर्मल, लेकिन कम है। तो इट विल बी माइल्ड हीमोफीलिया या सीवियर हीमोफीलिया, ये माइल्ड हीमोफीलिया है। लेकिन अगर किसी की फैक्टर 8 कंसंट्रेट ये हमारे पास 3 पे आ जाए, 3, तो इसका मतलब कि इसमें 2 कम है, 5, 4 ये कम है, बट स्टिल दिस पेशेंट कैन मैनेज हिमसेल्फ, सो दैट इज कॉल्ड मॉडरेट हीमोफीलिया। और अगर किसी की क्लॉटिंग फैक्टर 8 है लेकिन बिल्कुल 1 ना होने के बराबर है, तो इन लोगों को फिर स्पॉन्टेनियस ब्लीड इन द जॉइंट कैविटी के चांसेस तो ज्यादा होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सीवियर हीमोफीलिया। ये जो मैंने आप लोगों को सिम्टम लिखे हैं, दे आर मोस्ट लाइकली सीन विच हीमोफीलिया, सीवियर हीमोफीलिया। तो कहने का मतलब यह है कि हीमोफीलिया वी कैन डिवाइडेड इनटू 2 क्लासिफिकेशन, हीमोफीलिया ए एंड बी डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर डेफिशिएंसी।
or it can also classified further depending upon factor 8 concentrate deficiency. It may be mild, moderate and severe. तो सीवियर केसेस के अंदर स्पॉन्टेनियस जॉइंट कैविटी ब्लीडिंग होती है, दैट इज कॉल्ड हीम आर्थरोसिस, कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस जॉइंट पेन, स्वेलिंग एंड जॉइंट डिफॉर्मिटी, विल लीड टू क्रिस्टल फॉर्मेशन। तो इसी तरह हीमोफीलिया बी भी है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन लेके हीमोफीलिया, यहाँ पे जनाब हीमोफीलिया ए, इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है। अब हीमोफीलिया ए के अंदर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसमें कौन सा फैक्टर डेफिशिएंट है, शाबाश। ओके, इसकी इन्वेस्टिगेशन में लेके प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स पे कोई असर पड़ेगा, हाँ जी, प्लेटलेट्स विल बी नॉर्मल, प्लेटलेट्स बिल्कुल नॉर्मल है, हाँ जी। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग मुझे बताएं कि अगर इसकी हम बीटी करें तो बीटी विल बी नॉर्मल और प्रोलॉन्ग, दैट विल बी नॉर्मल, क्योंकि ब्लीडिंग टाइम हमें किस चीज़ की फंक्शन बताती है, प्लेटलेट्स की। तो यहाँ पे तो प्लेटलेट्स का इशू है नहीं, तो बीटी क्या होगी, नॉर्मल होगी। फिर हम आते हैं जनाब एपीटीटी, तो एपीटीटी विल बी नॉर्मल और प्रोलॉन्ग, हाँ जी, एपीटीटी इट विल बी प्रोलॉन्ग, व्हाई, बिकॉज हीमोफीलिया ए इट इज अ डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8, और फैक्टर 8 किस पाथवे का हिस्सा है, इंट्रिंसिक पाथवे। इन द टेस्ट विच मॉनिटर इंट्रिंसिक पाथवे दैट इज कॉल्ड ऑफ एपीटीटी। क्लियर है। पीटी, पीटी प्रोलॉन्ग होगा कि नॉर्मल, इट विल बी नॉर्मल, सो पीटी विल बी आल्सो नॉर्मल। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज ये एक्सट्रिंसिक पाथवे का इशू नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने। और जब सीरम में हम देखते हैं तो फैक्टर 8 कंसंट्रेट हमें क्या मिलेगी, वो लो मिलेगी। इधर मुझे बताए जल्दी क्विकली, हीमोफीलिया बी पेशेंट में प्लेटलेट क्या होंगे, हाँ जी, नॉर्मल। हीमोफीलिया बी पेशेंट प्लेटलेट इज नॉर्मल, बीटी क्या होगी, इट विल बी स्टिल नॉर्मल, बिकॉज इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ सुपरफिशियल ब्लीडिंग, प्राइमरी हीमोस्टेसिस का मसला नहीं है। इसमें एपीटीटी नॉर्मल होगा कि प्रोलॉन्ग होगा, हाँ जी, एपीटीटी नॉर्मल और प्रोलॉन्ग। हीमोफीलिया बी के अंदर किस फैक्टर की डेफिशिएंसी है, 9, और 9 किस पाथवे में है, इट इज स्टिल इंट्रिंसिक पाथवे, इट विल बी प्रोलॉन्ग, इसमें भी प्रोलॉन्ग है, ठीक है, प्रोलॉन्ग। और जो पीटी है, पीटी भी क्या होगा, दैट विल बी नॉर्मल। तो अब मजे की बात यह है कि द पिक्चर ऑफ हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी बोथ आर सेम एंड इन्वेस्टिगेशन आर आल्सो मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये भी बिल्कुल सेम है। तो फिर हाउ वी विल नो दैट इज हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, बाय गिविंग फैक्टर 8 कंसंट्रेशन। जब भी इस तरह की पिक्चर आए तो हम फोकस करते हैं कि इट इज मोस्ट लाइकली ए और बी, ए, व्हाई, द रीजन इज हीमोफीलिया ए इज सीन इन 80% ऑफ पॉपुलेशन, ये बहुत कॉमन है, लेकिन हीमोफीलिया बी इट इज सीन इन 15% ऑफ द पॉपुलेशन, इस तरह है ना। तो अगर आप बाहर से फैक्टर 8 कंसंट्रेशन every patient with a picture like this we will consider it हीमोफीलिया ए। अगर फैक्टर 8 कंसंट्रेशन आप बाहर से दे और उसकी देने के बावजूद भी पेशेंट इम्प्रूव ना करे, तो फिर हम बाद में कौन सा फैक्टर दे सकते हैं, फैक्टर 9 दे सकते हैं। लेकिन एवरी पेशेंट हम कौन सा कंसिडर करते हैं, हीमोफीलिया ए कंसिडर करते हैं। और इस हीमोफीलिया बी का दूसरा नाम क्या है, इट इज आल्सो नोन एज क्रिसमस डिजीज। इसको हम क्या कहते थे, क्रिसमस डिजीज। याद करें ना, हीमोफीलिया ए के अंदर जो फैक्टर 8 है उसको हमने कौन सा नाम दिया था, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। तो इसका मतलब एंटी हीमोफिलिक फैक्टर डेफिशिएंसी कैन कॉज हीमोफीलिया ए, और इसको हमने क्या नाम दिया था, क्रिसमस फैक्टर। तो क्रिसमस डिजीज इज अ डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट, आंसर इज फैक्टर 9। क्लियर है। यहाँ पे आखिर में जनाब कर लेके इसकी लेके ट्रीटमेंट, हीमोफीलिया ए पेशेंट की ट्रीटमेंट क्या है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑप्शन वी हैव फॉर हीमोफीलिया ए पेशेंट। तो हीमोफीलिया ए इसके अंदर जो ट्रीटमेंट हम देते हैं, देखें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अगर माइल्ड टू मॉडरेट केस है तो माइल्ड टू मॉडरेट केस में क्या होगा, फैक्टर 8 ज़्यादा कम होगा कि उसमें मतलब बहुत कम कमी है ना, बहुत ज़्यादा कम जो है ना वो फैक्टर 8 कम हुआ है, तो हम ड्रग से मैनेज करेंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट में नंबर 1 दैट इज desmopressin acetate। व्हाट इज desmopressin acetate, इट इज अ वेजोप्रेसिन एनालॉग। फिर वही बात है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वेजो कंस्ट्रक्शन, और ये एंडोथेलियल सेल से फैक्टर 8 कहाँ से आता था, एंडोथेलियल सेल। तो तुक लगता है कि नहीं। तो desmopressin acetate is a drug we can given especially in hemophilia A because it can increase the release of factor 8 from endothelial cell।
और फिर एंडोथेलियल सेल से क्या निकलता है, वॉन वॉलिब्रेन फैक्टर। तो वॉन वॉलिब्रेन फैक्टर ये कोआगुलेशन में हेल्प करता है कि नहीं, क्योंकि ये प्लेटलेट क्या करता है, एडहेशन। तो इन लोगों में ब्लीडिंग है, तो डेस्मोप्रेसिन ब्लीडिंग को भी रोकेगा और ये फैक्टर 8 कंसंट्रेट को भी बढ़ाएगा। और वॉन वॉलिब्रेन फैक्टर का दूसरा काम क्या था, एक प्लेटलेट एडहेशन है, दूसरा क्या है, इट स्टेबलाइज दी व्हाट, फैक्टर 8। तो जितना ये वॉन वॉलिब्रेन फैक्टर निकालेगा तो वो स्टेबलाइज होगा कि नहीं, so it can also called of stabilization of factor 8। और यहाँ पे लेके फैक्टर 8 कंसंट्रेट देते हैं, फैक्टर 8 कंसंट्रेट बाहर से। अगर सीवियर केसेस में है, सीवियर केसेस में ये डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है, तो हम बाहर से फैक्टर 8 ही देंगे ताकि पेशेंट ठीक हो जाए। क्लियर है। इसमें हमने डायरेक्ट इसमें डेस्मोप्रेसिन का तुक बनता है हीमोफीलिया बी में। हीमोफीलिया बी ये फैक्टर 9 कहाँ से आता है, इट इज कम फ्रॉम दी लीवर। ऑल क्लॉटिंग फैक्टर कम फ्रॉम लीवर एक्सेप्ट 4 and 8। तो इसका मतलब जो 9 है ये कहाँ से आएगा, लीवर से आएगा। तो यहाँ पे डेस्मोप्रेसिन का कोई तुक बनता है, नहीं बनता, जहाँ में हम फैक्टर 9 ही देते हैं। तो फैक्टर 9 इट इज द होल सोल ट्रीटमेंट फॉर दी हीमोफीलिया बी। तो हीमोफीलिया ए के अंदर हम इनिशियली डेस्मोप्रेसिन या वेजोप्रेसिन एनालॉग स्टार्ट करेंगे, बाद में हम फैक्टर 8 देंगे। लेकिन जो हीमोफीलिया बी है उसके अंदर हम फैक्टर 9 की कंसंट्रेट देंगे। ठीक है, तो फैक्टर 9 कंसंट्रेट। क्लियर है। ओके, तो नेक्स्ट फैक्टर 9 कंसंट्रेट देते हैं। यहाँ पे एक नोट लेके, नोट, ठीक है, नोट लेके इम्पोर्टेंट के when there is deficiency of factor 11, deficiency of clotting factor 11, it is known as what, हीमोफीलिया सी। इसको हीमोफीलिया सी कहते हैं। तो हीमोफीलिया ए वाज क्लॉटिंग फैक्टर 8 डेफिशिएंसी, हीमोफीलिया बी इज क्लॉटिंग फैक्टर 9 डेफिशिएंसी, बट हीमोफीलिया सी इज क्लॉटिंग फैक्टर 11 डेफिशिएंसी। इसका नाम क्या था, 11 क्लॉटिंग फैक्टर का नाम था प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है ना। तो यहाँ पे लेके दैट इज हीमोफीलिया सी, लेकिन ये होने पे बहुत कम है हीमोफीलिया सी, and it is seen in only round about 5% of the cases। 80% हीमोफीलिया ए, 15% हीमोफीलिया बी और 5% हीमोफीलिया सी। ठीक है। इसके बारे में एक एमसीक्यूज क्वेश्चन आता है, इसकी जेनेटिक इनहेरिटेंस क्या है हीमोफीलिया ए की, दैट इज ऑटोसोमल एक्स लिंक रिसेसिव। ये क्या है, ये भी एक्स लिंक रिसेसिव है। तो ये दोनों किसके अंदर प्रीडोमिनेंट है, ये मेल में। लेकिन जो हीमोफीलिया सी है इट इज नॉट एक्स लिंक प्रॉब्लम, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। ये मेल फीमेल को इक्वली अफेक्ट कर सकता है। ठीक है। तो दिस इज द एक्सेप्शन। इसकी जो जेनेटिक पैटर्न है या इनहेरिटेंस है दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। ये बात क्लियर हुई कि नहीं। तो ऑटोसोमल रिसेसिव दैट इज हीमोफीलिया सी। और इसकी ट्रीटमेंट अगर आ जाए, ट्रीटमेंट आंसर इज फैक्टर 11 कंसंट्रेट। नीचे लेके फैक्टर 11 कंसंट्रेट इज द ट्रीटमेंट फॉर व्हाट, आंसर इज हीमोफीलिया सी। तो दिस इज व्हाट ऑल यू पीपल एटलीस्ट शुड नो फॉर द हीमोफीलिया कार्ड। ठीक है। ओके, हीमोफीलिया ए कॉमन है एज कंपेयर टू हीमोफीलिया बी। इधर देखिए, इसकी इंसिडेंस याद रखे, इट इज सीन इन 1 out of 5000 बर्थ। मतलब ये है 5000 में से एक बच्चे को क्या होता है, हीमोफीलिया ए। लेकिन ये 1 out of 30,000 बर्थ है। मतलब ये है कि ये 5000 के बाद एक बच्चे में होता है, तो ये 30,000 बर्थ के बाद एक में। तो इससे हमें ये पता चला कि मोस्ट लाइकली इनहेरिटेड कोआगुलेशन डिसऑर्डर इन सब में से हीमोफीलिया ए ही है। ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट अब हम जाएंगे एक और कंडीशन की तरफ। देखिए ये क्लियर हुआ कि नहीं, दिस इज व्हाट वी शुड नो फ्रॉम द कार्ड ऑफ हीमोफीलिया। So very important question. When I was gave my FCPS exam, I faced 2 questions from hemophilia। और लोग देखे अब हीमोफीलिया सी भी तो हो सकती है कि नहीं, और हीमोफीलिया सी चाहे रेयर केस क्यों ना हो, लेकिन एग्जामिनर तो बता सकता है। तो अगर एक चाइल्ड है और वो फीमेल, उन लोगों ने हिस्ट्री दी है, कुछ लोग कहते हैं फीमेल में तो हीमोफीलिया आती नहीं है, मतलब वो गलत कर देते। फीमेल की केस है, चाहे वो आप लोगों से इनडायरेक्ट हीमोफीलिया सी की पूछ रहा हो। ठीक है, किसी को क्या पता, अब होने पे तो कम है, लेकिन एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए तो रास्ता निकालता है ना। तो अगर
फॉर एग्जांपल सिम्टम साइन सेम सेम होंगे, डीप ब्लीडिंग होगी। 11 क्लॉटिंग फैक्टर किस पाथवे में आता है? इंट्रिंसिक पाथवे, तो उसमें भी पिक्चर सेम आएगी, इन्वेस्टिगेशन भी सेम आएगी। तो जब भी किसी भी चाइल्ड में अगर मेल है तो सरकमसिशन के बाद, या फीमेल है तो माइनर कट के बाद, अगर ब्लीडिंग नहीं रोकती और उसकी सिबलिंग में इस तरह फैमिली हिस्ट्री में भी पॉजिटिव थी और उसमें ऑल द थिंग्स इज वेरी ओके, बट सिर्फ किस चीज की प्रोलॉन्गेशन हो? एपीटीटी, तो फिर ये किसका केस है? हीमोफीलिया का केस है। क्लियर है? तो अगर मोस्ट कॉमन है तो 8 है, इससे लीस्ट कॉमन है तो 9 है, और इससे अगर लीस्ट कॉमन है तो देयर इज 11 फैक्टर डेफिशिएंसी। नेक्स्ट हेडिंग लिखें कि a patient, a middle age male presented to the clinic the history of profuse bleeding from multiple sites, profuse bleeding from multiple sites and intense joint pain, He gives a history of using या तो लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड आएंगे या इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक्स। Investigation shows platelets, ये इसकी इन्वेस्टिगेशन है, प्लेटलेट्स नॉर्मल, BT bleeding time that is normal, PT prolonged, APTT that is also prolonged, PT prolonged and APTT prolonged. Most likely diagnosis, क्लियर है? एक क्वेश्चन तो क्लियर कट इस तरह आता है। दूसरा इसके साथ क्लू लेके जो बिल्कुल इसके साथ ही इंपॉर्टेंट है, न्यूबॉर्न बेबी brought to emergency with deep bleeding history, lab shows platelets normal, BT normal, PT prolonged और APTT prolonged, इसकी डायग्नोसिस। ठीक है, अब देखिए दोनों की सेम एग्जांपल पिक्चर है, ये सारी कंफ्यूजिंग चीजें हैं। ठीक है, मिडल एज मेल प्रेजेंटेड टू द क्लिनिक विद द हिस्ट्री ऑफ प्रोफ्यूज ब्लीडिंग फ्रॉम द मल्टीपल साइड्स ऑफ द बॉडी, हैविंग इंटेंस जॉइंट पेन। हो सकता है कि ये पेन इसलिए हो कि देयर इज डीप ब्लीडिंग इन द जॉइंट कैविटीज। इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हिस्ट्री में क्या बताया है? इसने हिस्ट्री दी है कि इसने लॉन्ग टर्म से क्या चीज का है? इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक्स। इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक्स खाने से क्या मसला हो सकता है? वी कैन सप्रेस और गट फ्लोरा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा है वो इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक लॉन्ग रन से खाए तो वो गट फ्लोरा को खराब कर सकते हैं कि नहीं?
और गट फ्लोरा मीन इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। अगर नॉर्मल फ्लोरा खराब हो जाए तो कौन सा विटामिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है? विटामिन के। तो देखें, द ओनली विटामिन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटेस्टाइनल फ्लोरा दैट इज विटामिन के। इंटेस्टाइनल फ्लोरा इज कॉल्ड गट फ्लोरा और नॉर्मल बैक्टीरिया इट विल प्रोड्यूस विटामिन के। विटामिन के फिर लीवर के अंदर एक्टिवेट होती है और ये विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर की एक्टिवेशन में हेल्प करती है। कौन कौन सी? द क्लॉटिंग फैक्टर which are dependent on vitamin K 2, 7, 9, 9, 10 and of protein C and S। ये हमने पहले भी बताया था। These are the clotting factor which is activated by vitamin K। ये अलग एक क्वेश्चन है और ये मैंने मॉक टेस्ट में भी आप लोगों से पूछा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर एक्सेप्ट, या वो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10। याद रखना 2, 7, 9, 10 एंड प्रोटीन सी एंड एस। अगर इन विटामिन के की डेफिशिएंसी आ जाए, इफ दिस विटामिन के इज डेफिशिएंट दिस क्लॉटिंग फैक्टर विल नॉट बी एक्टिवेटेड। इसकी एक्टिवेशन इम्पेयर्ड हो जाती है, वो सही तरीके से एक्टिवेट नहीं होते। तो मुझे बताए कि फैक्टर 7 इसके अंदर शामिल है कि नहीं। अब देखिए विटामिन के की डेफिशिएंसी ये क्लॉटिंग फैक्टर की इशू है या प्लेटलेट की इशू है? ये क्लॉटिंग फैक्टर की इशू है। तो इन केसेस के अंदर प्लेटलेट और बीटी क्या होगी? ये नॉर्मल होगी। लेकिन फैक्टर 7 ना होने की वजह से कौन सी पाथवे खराब होगी? एक्सट्रिंसिक पाथवे, क्योंकि एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट ही फैक्टर 7 से होती है जिसको हम स्टेबल फैक्टर कहते हैं। और ये जो 9 है और 9 फैक्टर जिसको क्रिसमस फैक्टर कहते हैं, ये किस में आता है? इंट्रिंसिक पाथवे। अगर फॉर एग्जांपल ये 7 खराब हो जाए तो एक्सट्रिंसिक पाथवे खराब होगी, अगर ये खराब हो जाए तो इंट्रिंसिक। इसकी ना होने की वजह से कौन सा टेस्ट प्रोलॉन्ग होगा? पीटी। और इसकी ना होने की वजह से एपीटीटी। तो दोनों पाथवे खराब होगी, दोनों टेस्ट प्रोलॉन्ग। सो इफ इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक यूज हिस्ट्री gives rise to profuse bleeding from the body, it should be vitamin K deficiency। उसके अंदर पीटी भी प्रोलॉन्ग है और एपीटीटी में, तो यहाँ पे लेके विटामिन के डेफिशिएंसी। बात क्लियर है कि नहीं? दैट इज विटामिन के डेफिशिएंसी। इन लोगों को हम बाहर से विटामिन के इन्फ्यूजन में देते हैं, इंट्रामस्कुलरली जनाब, इंट्रामस्कुलर विटामिन के इंजेक्शन लगाई जाती है। इधर देखे न्यूबॉर्न बेबी है ब्रॉट टू द इमरजेंसी। देखे बहुत बहुत न्यूली, मतलब जो अभी रिसेंटली न्यूनेट्स होते हैं उसमें भी किस चीज की डेफिशिएंसी चांसेस होती है? विटामिन के। वाई? कि उन बच्चों की जो गट है वो अभी तक फुली मैच्योर्ड नहीं होती, तो उसकी जो गट है वो तो डेवलपमेंटल फेज में है, तो उसमें फ्लोरा ना होने की वजह से विटामिन के अगर डेफिशिएंट हुआ तो ये पिक्चर दे सकता है कि नहीं? तो दिस इज स्टिल वन ऑफ द विटामिन के डेफिशिएंसी। तो विटामिन के डेफिशिएंसी इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक यूज की वजह से हो सकती है और न्यूली बोर्न बच्चों के अंदर हो सकती है। अगर बच्चों के अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी ज्यादा आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? hemolytic disease of the newborn। ठीक है, hemolytic disease of the newborn will be a clinical result if there is deficiency of vitamin K in the babies। इसलिए जो बच्चे पैदा होते हैं उसको हम क्या करते हैं? इंट्रामस्कुलर विटामिन के इंजेक्शन लगाते हैं टू प्रिवेंट HDN, hemolytic disease of the newborn। So this is one of the picture they will give you regarding vitamin K। Vitamin K is activated in the liver and they then activate those clotting factor and they will help in the coagulation। ये coagulation में help करेगी। ये पिक्चर सारे आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिनेरियो लेके। अ प्रेग्नेंट फीमेल एज a single vaginal delivery, pregnant female has a single vaginal a female has a single vaginal delivery at home in village, at home in village। A female has a single vaginal delivery at home in village। After delivery
she complain of vaginal and gum bleeding profusely ठीक है जी। investigation done which shows इन्वेस्टिगेशन इस तरह लिखे, प्लेटलेट डिक्रीज्ड, when platelet decrease it is called thrombocytopenia, ठीक है। जब प्लेटलेट कम हो तो बीटी क्या होगी, प्रोलॉन्ग, बीटी विल बी prolonged. When there is thrombocytopenia it will lead to prolongation of bleeding time. फिर नेक्स्ट देखे पीटी इज आल्सो प्रोलॉन्ग, पीटी भी प्रोलॉन्ग है, एंड एपीटीटी इज आल्सो प्रोलॉन्ग। तो देखे ये सारा का सारा जनाब अब मसला हुआ है, प्लेटलेट भी कम है, पीटी भी कम ज़्यादा है और एपीटीटी। तो इसका मतलब इसके अंदर सुपरफिशियल हीमोस्टेसिस का भी इशू है और डीप का भी इशू है। क्लियर है, दोनों साइड बाय साइड है। इसका मतलब कि प्लेटलेट कम होने की वजह से बीटी प्रोलॉन्ग है, ठीक है, और पीटी एपीटीटी भी क्या है, प्रोलॉन्ग है। दैट इज व्हाट, दिस इज द केस ऑफ एनीवन डायग्नोसिस इज डीआईसी, डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन। अब इसकी मैं आप लोगों को मैकेनिज्म बताऊंगा, दैट विल बी सुपर इजी। दैट इज कॉल्ड डिसएमिनेटेड, disseminated is the word for widespread, intravascular within the vessel, coagulation mean bleeding stoppage, coagulation. This picture is called DIC, disseminated intravascular coagulation. इसका मतलब ये है कि DIC के अंदर प्लेटलेट भी कम होंगे, हाँ जी, और DIC के अंदर देयर विल बी आल्सो प्रोलॉन्ग पीटी एंड एपीटीटी। अब ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस तरह मतलब क्यों होता है। तो लेके पैथोजेनेसिस, डीआईसी को समझने के लिए पैथोजेनेसिस, और आप लोगों को मैंने बताया भी था कि डीआईसी के अंदर एक और चीज़ भी बढ़ती है जिसको हम फेब्रिन डिग्रेडेटिंग प्रोडक्ट, जिसको डी डाइमर कहते हैं। तो अगर वो यहाँ पे डी डाइमर की जिक्र करते फिर तो आसान हो जाता, लेकिन वो इस तरह डायरेक्ट आप लोगों को सिनेरियो में नहीं देंगे, वो कंफ्यूज करने के लिए डायरेक्ट आप लोगों को डी डाइमर नहीं बताएंगे। तो देखिए डीआईसी की डायग्नोसिस तो हमने बनाई, लेकिन व्हाट इज डीआईसी इज एक्चुअली मीन। पहले तो लेके सबसे पहला जो गोल्ड स्टैंडर्ड पॉइंट है, डीआईसी इज ऑलवेज सेकेंडरी। ये कल मैंने आपको बताया था कि डीआईसी हमेशा प्राइमरी नहीं होती, वो हमेशा सेकेंडरी। तो यहाँ पे पहले तो ये सेंटेंस लेके ताकि ये सबके जहन में बैठ जाए, डीआईसी इज ऑलवेज सेकेंडरी। ये सेकेंडरी होता है, मतलब कि कोई अंडरलाइन काज होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, डीआईसी। डीआईसी खुद प्राइमरीली नहीं होता, बिकॉज ऑफ सम प्रीवियस अंडरलाइन काज देयर विल बी इंक्रीज चांस ऑफ डीआईसी। अब देखें कोई आप लोगों को मैं ट्रिगरिंग इफेक्ट बताता हूँ जिसकी वजह से क्या हो सकती है डीआईसी, ऑब्स्ट्रेटिक कॉम्प्लिकेशन। आप लोगों को वो कोई ऑब्स्ट्रेटिक कॉम्प्लिकेशन बताएगी, ठीक है। देखिए डिलीवरी के केसेस में डीआईसी की चांसेस ज़्यादा होती है, अभी वो हम पढ़ेंगे। हाँ जी, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, ये ऑब्स्टेटिक कॉम्प्लिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, इसके अंदर जनाब आप लोगों को पता होना चाहिए ऑब्स्टेटिक कॉम्प्लिकेशन है। ऑब्स्टेटिक कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास और क्या सकता है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, PROM। ये सारे के सारे ऑब्स्टेटिक कॉम्प्लिकेशन, या जनाब इसके साथ सेप्सिस की हिस्ट्री हो, इन्फेक्शन ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन की हिस्ट्री हो, या इसके साथ पेशेंट है जनाब उसको कोई ट्रोमा है, ट्रोमा डायरेक्ट ट्रोमा टू द वेसल इज वन ऑफ द ट्रिगरिंग इफेक्ट। सर्जरी, कोई बंदा रिसेंटली सर्जरी से गुजरा है, सर्जरी इज अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, इट इज अ ट्रोमा, ठीक है। इसके बाद कोई नेक्स्ट काज जिसकी वजह से डीआईसी की चांसेस हो सकती है, AML।
एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, ये हम पढ़ेंगे। आप लोग अगर याद करें, मैंने बेसिक साइंसेज में आप लोग को पढ़ाया था, जो मुझसे फ्रॉम द प्रीवियस एमबीबीएस पढ़ रहे हैं उन लोग को पता है, M3 स्टेज, उसमें आर राट्स बनते हैं और उसमें पेशेंट को किस चीज़ का रिस्क होता है, DIC। तो एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकीमिया के अंदर DIC का चांस होता है। एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द लंग्स, ये जो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, इन सब का मतलब ये है कि whenever there is DIC on the back there will be some history। इसका मतलब ये है कि बैक पे कोई हिस्ट्री होगी तो तब जाकर उस पेशेंट को क्या हो सकती है, DIC। अब इन सब चीज़ों की वजह से, देखे, इन सब चीज़ों की वजह से सम टाइम इन द बॉडी देर इज एबनॉर्मल एक्टिवेशन ऑफ, सबके अंदर सेम ये बात है, देर इज एबनॉर्मल एक्टिवेशन ऑफ व्हाट, टिश्यू फैक्टर्स। ये क्वेश्चन याद रखें, टिश्यू फैक्टर, TF, ये याद रखें कि ये सारी जितनी भी कंडीशन हमने जिक्र की है, इन सब के अंदर कुछ लोगों में देयर इज एबनॉर्मल एक्टिवेशन ऑफ टिश्यू फैक्टर। द मोस्ट एलिसिटिंग, ये रफीउल्लाह बुक के अंदर ये वर्ड लिखा है, एलिसिटिंग द ट्रिगरिंग इफेक्ट ऑफ DIC इज ऑलवेज ऑफ टिश्यू फैक्टर। ये DIC की जो कहानी है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, टिश्यू फैक्टर से। अब टिश्यू फैक्टर क्या है, टिश्यू फैक्टर, इसके बारे में लेके, इट इज नॉर्मली, पहले इसकी नॉर्मल जानते हैं, नॉर्मली produced by what, endothelial cells। it is expressed by endothelial cell, और some books कहते हैं कि it is also produced into certain amount by platelets। ये platelets से भी आती है, लेकिन majority of the tissue factor it come from the endothelial cell। okay, tissue factor के बारे में याद रखें, it activate what, कल मैंने इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक की बात की थी। इंट्रिंसिक तब एक्टिवेट होता है व्हेन देयर इज सब एंडोथेलियल कोलेजन एक्सपोजर इनसाइड द वेसल, बाहर, अगर बाहर से इंजरी हो जाए एक्स्ट्रावास्कुलर, तो उसमें हमने क्या लिखा था, टिश्यू फैक्टर लिखा था कि नहीं। सो इट एक्टिवेट फैक्टर 7, ये क्लॉटिंग फैक्टर 7 को एक्टिवेट करता है, फैक्टर 7। और फैक्टर 7 का नाम क्या है, स्टेबल फैक्टर। और अगर ये फैक्टर एक्टिवेट हो जाए तो कौन सी पाथवे होगी, एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो इसका मतलब ये है कि टिश्यू फैक्टर इज प्राइमरीली रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ विच पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे। ये एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए हमें चाहिए, क्लियर है। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे काम करेगी तो फ्यूचर में क्लॉट्स बनेगी कि नहीं, कोआगुलेशन होगी। तो टिश्यू फैक्टर नॉर्मली एक्टिवेट फैक्टर 7। फैक्टर 7 इज अ स्टेबल फैक्टर विच विल हेल्प टू एक्टिवेट एक्सट्रिंसिक पाथवे। और एक्सट्रिंसिक पाथवे के जरिए डिफरेंट जाकर वो आखिर में फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट होगी, फेब्रिन में। तो अगर ये टिश्यू फैक्टर आए बॉडी में तो ये क्लॉट्स बनाएगी कि क्लॉट्स खत्म करेगी, हाँ, ये कोआगुलेशन कराएगी कि कोआगुलेशन के खिलाफ काम करेगी, ये कोआगुलेशन कराती है बाय एक्टिवेटिंग एक्सट्रिंसिक पाथवे। ये क्या है, इट इज प्रो कोआगुलेंट और एंटी कोआगुलेंट, इट इज अ प्रो कोआगुलेंट, ये कोआगुलेशन प्रोमोट करती है, प्रो कोआगुलेंट। अब इधर देखे MCQs ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये तराजू है, ये बैलेंस को देखे, बैलेंस ये कहता है कि इन द बॉडी देयर आर 2 थिंग्स साइड बाय साइड, कि बॉडी के अंदर अल्लाह ने प्रो कोआगुलेंट भी रखे हैं। अगर इस साइड पे प्रो कोआगुलेंट है, प्रो कोआगुलेंट से मुराद यहाँ पे टिश्यू फैक्टर है, तो यहाँ पे इसकी काउंटर पार्ट के लिए अल्लाह ने क्या रखे हैं, एंटी कोआगुलेंट, नेचुरल एंटी कोआगुलेंट्स होती है बॉडी में। सो प्रो कोआगुलेंट इज बैलेंस बाय एंटी कोआगुलेंट, तो फिर नॉर्मली कोआगुलेशन नहीं होती। अगर इन कंडीशन के अंदर किस चीज की लेवल एबनॉर्मली बढ़ जाए, टिश्यू फैक्टर, तो टिश्यू फैक्टर अननेसेसरीली एबनॉर्मली जाकर किसको एक्टिवेट करेगी, फैक्टर 7। और फैक्टर 7 किस पाथवे को, एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो जब ये एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होगी, इसका लेवल बढ़ जाए, इसका मतलब ये तराजू में इस तरह नीचे आ जाए। नीचे का मतलब ये है कि नाउ टिश्यू फैक्टर लेवल इज वेरी वेरी इंक्रीज, एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाते हैं इन कंडीशन में, तो कोआगुलेशन की चांसेस क्या होगी, वो ज्यादा होगी कि कम होगी, ज्यादा। तो इधर देख, अगर ये वेसल है, अब वेसल बनाते हैं, दिस द वेसल, वेसल के अंदर टिश्यू फैक्टर है, इधर सुन ले, ये कहाँ से आता है, क्या लिखा है मैंने, एंडोथेलियल सेल। अगर ये टिश्यू फैक्टर है, टिश्यू फैक्टर बहुत ज्यादा आई है टिश्यू फैक्टर, तो इस टिश्यू फैक्टर ने एक्सट्रिंसिक पाथवे को एक्टिवेट किया तो कोआगुलेशन होगी। और इसके अंदर कौन सी चीज कंज्यूम हो जाएगी, हाँ जी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स भी इसके साथ आकर बाइंड करते जाएंगे तो क्लॉट बनेगा कि नहीं, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट।
ये क्लाट बनता जाएगा, तो प्लेटलेट की जो लेवल है वो इस थ्रोम्बस के अंदर क्या होता जाएगा, कंज्यूम होता जाएगा। और ये ऐसी कोआगुलोपैथी है, ये कोआगुलेशन नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है, तो इस एबनॉर्मल कोआगुलेशन को हम क्या कहते हैं, कोआगुलोपैथी। इट इज एबनॉर्मल कोआगुलेशन। और ये ऐसा कोआगुलोपैथी है कि इसके अंदर कौन सी चीज कंज्यूम हो रही है, प्लेटलेट, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन कोआगुलोपैथी। और अगर इस कोआगुलेशन के अंदर थ्रोम्बस के अंदर प्लेटलेट यूज हो रहे हैं, तो प्लेटलेट का जो फ्री लेवल है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो इसमें क्या स्टार्ट हो जाएगा, फ्री लेवल कम होने की वजह से देयर विल बी व्हाट, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और स्पॉन्टेनियस क्या स्टार्ट हो जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, देयर विल बी ब्लीडिंग। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो पेशेंट में साइड बाय साइड ब्लीडिंग भी होगी और इसमें क्या बनेगी, थ्रोम्बस भी बनेगी। तो ऐसा वाइड स्प्रेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलोपैथी जिसमें कोआगुलेशन और ब्लीडिंग साइड बाय साइड चलता रहे, उसको हम क्या कहते हैं, डीआईसी कहते हैं। अब आप लोग कहोगे यहाँ पे जो टिश्यू फैक्टर था उसने किसको एक्टिवेट किया, पहले फैक्टर 7, तो यहाँ पे पाथवे स्टार्ट हो गई ना। लेकिन ये एंडोथेलियल सेल का इशू है ना, एंडोथेलियल सेल से कौन सा फैक्टर भी रिलीज होता है, 8, तो वो 8 भी हिस्सा ले लेता है इसके अंदर, तो वो भी कंज्यूम होता रहेगा कि नहीं। तो फैक्टर 8 की कमी कौन सी पाथवे को खराब करेगी, इंट्रिंसिक पाथवे, तो एपीटीटी प्रोलॉन्ग होगा कि नहीं, एपीटीटी। और जो फैक्टर 7 है ये किसको प्रोलॉन्ग करेगा, एक्सट्रिंसिक को, और इसमें प्लेटलेट भी जनाब कंज्यूम होते जाएंगे तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो जाएगा। तो प्लेटलेट भी कम, पीटी एपीटीटी भी क्या है, ये प्रोलॉन्ग है। अब आप लोग कहोगे कि यार यहाँ पे तो प्रोलॉन्ग तब होगा जब उसकी डेफिशिएंसी हो, लेकिन यहाँ पे तो डेफिशिएंसी नहीं है, यहाँ पे डेफिशिएंसी नहीं है, लेकिन जो कंजम्पशन तो प्लेटलेट की हो रही है, और जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो प्रोड्यूस जरूर होते हैं, लेकिन इट इज एबनॉर्मली प्रोडक्शन, वो काम के नहीं होते, मतलब इमेच्योर होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं, तो होने के बावजूद भी वो काम नहीं करते, लेकिन यहाँ पे क्लॉट के अंदर कंज्यूम भी होते जा रहे हैं, तो उसकी ओवरऑल जो लेवल है सीरम में वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। क्लियर है। तो ऐसा केस देखे पीछे अगर इनमें से कोई हिस्ट्री हो और उसकी टॉप पर पेशेंट को क्या हो, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इंक्रीज पीटी और इंक्रीज एपीटीटी, दैट इज द केस ऑफ डीआईसी। तो डीआईसी का दूसरा नाम क्या है, कंजम्पशन कोआगुलोपैथी, कि ऐसा कोआगुलोपैथी है जिसके अंदर प्लेटलेट रिपीटेडली क्या हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे। तो देयरफॉर डीआईसी इज आल्सो नोन एज कंजम्पशन कोआगुलोपैथी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो याद रखना है वो ये है कि फॉर एग्जांपल सुन ले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ये याद रखें कि डीआईसी के अंदर टिश्यू फैक्टर किस चीज की लेवल ज्यादा एक्टिवेट हो गई है, टिश्यू फैक्टर, इससे मतलब स्टार्ट हुआ है ना, टिश्यू फैक्टर आल्सो एक्टिवेट प्लाज्मिन, ये किसको एक्टिवेट करता है, प्लाज्मिन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मिन, it will lyse the thrombus, it will degrade the thrombus, plasmin which will degrade फाइब्रिन क्लॉट, जो थ्रोम्बस बनी है क्लॉट, उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, फाइब्रिनोजन, किस में कन्वर्ट होता है, फाइब्रिन में, तब जाकर क्या बनता है, क्लॉट बनता है। तो जो प्लाज्मिन यहां से बन गया प्लाज्मिन, इट विल डू व्हाट, this plasmin will degrade the fibrin clot, ये थ्रोम्बस को ये खत्म करेगी। तो मुझे ये बताएं, देखें अगर ये प्लाज्मिन इस थ्रोम्बस को इस तरह खत्म करता जाएगा तो इस फाइब्रिन की जो डिग्रेडेशन है उससे कुछ प्रोडक्ट निकलेगी कि नहीं, तो इट विल लीड टू द रिलीज ऑफ फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, इसको हम क्या कहते हैं, डी डायमर कहते हैं। तो यहाँ पे लेके लीडिंग टू फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर सिंप्लिसिटी जस्ट रिमेंबर इन द ब्रैकेट से डी डायमर। व्हाट इज डी डायमर, फर्स्ट डी डायमर का मेरे चले पेशेंट आया उसका डी डायमर ज्यादा है, मैं आप लोगों को एक मिसाल दे रहा हूं, मुझे इसका आंसर कौन बताता है, इंक्रीज डी डायमर, ये हमें क्या बताता है ब्लड के अंदर, व्हाट इज डी डायमर, और डी डायमर का बढ़ जाना, एफडीपी मीन फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, इसका बढ़ जाना, ये क्या शो कर रहे हैं, इसे डॉक्टर हमें क्या पता होना चाहिए, डी डायमर या फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट कब आता है, व्हेन देयर इज लाइसिस ऑफ थ्रोम्बस क्लॉट, जब ये प्लाज्मिन आकर इस फाइब्रिन क्लॉट को क्या कर रहे हैं, लाइस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये तब बनेगा जब बॉडी में प्रीवियसली क्या बने हो, थ्रोम्बोसिस बनी हो, थ्रोम्बोसिस।
तो ये हमेशा DIC होगा कि कुछ और कंडीशन भी हो सकती है? हाँ जी, डी डायमर का बढ़ना ये हमेशा DIC है या कोई और कंडीशन में भी थ्रोम्बस बन सकती है? बन सकती है। तो डी डायमर इज आल्सो एलिवेट इन डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, DVT के अंदर ये बढ़ सकती है। तो इसका मतलब ये हमें सिर्फ ये बता रहे हैं कि देयर इज इनसाइड द बॉडी डिफरेंट थ्रोम्बस आर फॉर्म एंड नाउ दे आर गोइंग टू लाइस, वो लाइस होते जा रहे, इसकी वजह से क्या बनता है? डी डायमर। तो डी डायमर इज नॉट स्पेसिफिक फॉर DIC, कुछ लोग उसको गलत ले लेते हैं। इट इज जस्ट मीन दैट देयर इज थ्रोम्बस, के बॉडी के अंदर क्या हो रही है? थ्रोम्बस है, और उसकी फिर क्या हो रही है? लाइसिस हो रही है। और अगर ये डी डायमर बढ़ाओ तो DVT भी हो सकती है, और अगर DVT से एम्बुलस डिटेच हो जाए, कहाँ पे जाए? लंग्स में, तो वो भी तो क्लॉट बन सकती है ना। दैट इज आल्सो इंक्रीज इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी बढ़ सकती है, ये DIC में भी बढ़ सकती है। मैं सिर्फ आप लोग को ये बात बताने लगा कि डी डायमर इट इज अ गुड क्लू टुवर्ड द डायग्नोज ऑफ DIC, बट स्टिल इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर DIC। ये DIC के लिए हम स्पेसिफिक कंसिडर नहीं कर सकते, बट इट्स एलिवेशन इज अ गुड एंड बेस्ट क्लू फॉर टुवर्ड द डायग्नोज ऑफ DIC। ओके जी, अब नेक्स्ट यहाँ पे दो चीज़ें याद रखना है कि DIC के अंदर कोआगुलेशन ज़्यादा होगी, कोआगुलेशन, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो DIC है इसकी दो मैकेनिज्म आप लोगों को आने चाहिए, मतलब दो मैकेनिज्म वो आप लोग अगर याद रखें, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोकोआगुलेंट और वाइड स्प्रेड। देखें, दो चीज़ें याद रखने हैं कि DIC इसके अंदर दो चीज़ें होती है, इंक्रीज प्रोकोआगुलेंट एक्टिवेशन और एंडोथेलियल इंजरी। तो आप लोग मुझे ये बताएं, अगर फॉर एग्जांपल प्रोकोआगुलेंट की ज़्यादा होना, प्रोकोआगुलेंट से मुराद क्या है? टिश्यू फैक्टर है। सो टिश्यू फैक्टर क्या करता है? एक्सट्रिंसिक पाथवे को, ये प्रोकोआगुलेंट टिश्यू फैक्टर का क्या नाम है, जो एंडोथेलियल सेल से आता है, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे को एक्टिवेट करती है, फैक्टर 7 को, एंड इट विल लीड टू क्लॉट फॉर्मेशन। दूसरी तरफ पे यहाँ पे जो एंडोथेलियल इंजरी है, एंडोथेलियल, इट इज ड्यू टू टिश्यू फैक्टर डायरेक्टली। अब देखिए, टिश्यू फैक्टर ये क्या करता है? ये एक्सट्रिंसिक पाथवे को भी एक्टिवेट करता है, और ये डायरेक्ट एंडोथेलियल सेल को भी इंजर्ड करता है। तो वही प्राइमरी हीमोस्टेसिस याद करें ना, जब एंडोथेलियल सेल इंजरी होगी तो यहाँ से क्या रिलीज होगा? एंडोथेलियल सेल इंजरी के बाद क्या होगी? वान वोल्ब्रेन फैक्टर रिलीज होगा। वान वोल्ब्रेन फैक्टर कौन सा रिसेप्टर एक्सप्रेस करेगा? GP1B। वो किसको अट्रैक्ट करेगा? प्लेटलेट, इसको प्लेटलेट एडहीशन कहते थे। फिर वो अपने आप में स्ट्रक्चरल चेंजेस लाएगा, ADP रिलीज करके वो रिक्रूट करेगा मोर प्लेटलेट, और अपने ऊपर कौन सा रिसेप्टर लाएगा? GP2B3A, और वो मजीद प्लेटलेट लेता रहेगा, उसको प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो इस एंडोथेलियल इंजरी की वजह से प्लेटलेट मजीद क्या हो जाएंगे? एग्रीगेट। तो छोटे छोटे थ्रोम्बस बनेंगे, तो प्लेटलेट की लेवल मजीद क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो देयर विल बी एबनॉर्मल, वो मैं फिर से दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप लोगों को पता है, जो प्राइमरी हीमोस्टेसिस के स्टेप्स है, दे विल बी देयर वंस देयर इज डैमेज टू द एंडोथेलियम। क्लियर है? तो जब भी एंडोथेलियल इंजरी होती है तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है? देयर विल बी ऑलवेज थ्रोम्बोसिस। तो देखें, DIC के अंदर वाइड स्प्रेड थ्रोम्बोसिस हो रही है, लेकिन नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? एबनॉर्मल है, कोआगुलोपैथी है, और इसके अंदर रिपीट किस चीज़ की कंजम्पशन होती है? प्लेटलेट की। सो प्लेटलेट कंजम्पशन कोआगुलोपैथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि DIC इसकी जनाब याद रखें, दो फेसेस हो सकती है, दो रूफ हो सकती है, एक्यूट DIC या क्रोनिक DIC। हाँ जी, एक्यूट DIC मीन कि वो DIC जिसके अंदर सिम्टम ऑनसेट में टाइम नहीं लगता। ये कौन सी कंडीशन हो सकती है? हाँ जी, मतलब एक्यूट DIC किन लोगों में हो सकती है? ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन, इसकी जो ऑनसेट है वो क्रोनिक है कि एक्यूट है? ये एक्यूट है। भाई ऑब्स्टेट्रिक बंदा किसी भी टाइम इमरजेंसी में जा सकती है कि नहीं? फीमेल प्रेग्नेंट, तो ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन की वजह से DIC कौन सी है? एक्यूट। तो ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट इन्फेक्शन की वजह से क्या है? इन्फेक्शन, सेप्सिस, ये सारे के सारे कौन से कंडीशन है? दे कैन कॉज एक्यूट DIC।
लेकिन अगर किसी को डीआईसी एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द लंग्स की वजह से हो, तो कार्सिनोमा तो लंग टर्म प्रॉब्लम है ना, तो एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द लंग्स इफ कैन कॉज डीआईसी, इट विल लीड टू व्हाट? आंसर इज क्रोनिक डीआईसी। फॉर एग्जांपल लंग कार्सिनोमा, स्पेशली एडिनोकार्सिनोमा। तो लंग कार्सिनोमा इसकी वजह से अगर डीआईसी हो जाए, दैट विल बी मोस्ट लाइकली फ्रॉम द क्रोनिक पिक्चर। ये मतलब क्रोनिकली डीआईसी हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि वो, अब देखें मुझे ये बताएं, डीआईसी से आप लोगों ने क्या सीखा? डीआईसी से हमने ये सीखा कि इन सम कंडीशन देयर इज एबनॉर्मल एक्टिवेशन ऑफ व्हाट? टिश्यू फैक्टर, और टिश्यू फैक्टर प्रोमोट व्हाट? कोआगुलेशन, इट इज अ प्रोकोआगुलेंट। तो इसमें कोआगुलेशन भी होगी और प्लेटलेट कंजम्पशन की वजह से साइड बाय साइड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी होगा। तो डीआईसी में आप लोगों ने ये सीख लिया कि इसमें सिर्फ कोआगुलेशन होगी कि ब्लीडिंग भी होगी। हाँ जी, कोआगुलेशन एंड ब्लीडिंग विल अकर साइड बाय साइड एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे देखें एमसीक्यूज ये है, ऑब्स्ट्रेटिक कॉम्प्लिकेशन, सेप्सिस या इन्फेक्शन की वजह से अगर किसी को एक्यूट डीआईसी हो जाए, उसमें जो प्रीडोमिनेंट पिक्चर है वो ब्लीडिंग होगी। वो क्या होगी? ब्लीडिंग। अभी मैंने आप लोगों को जो स्टेम दिया था, स्टेम डिलीवरी के साथ, आफ्टर डिलीवरी शी कंप्लेंट ऑफ व्हाट? वेजिनल एंड गम ब्लीडिंग। इसका मतलब कि अगर वो डीआईसी पूछ रहे इन कंडीशंस के अंदर, तो वो प्रीडोमिनेंट पिक्चर किसकी बताएंगे? ब्लीडिंग की बताएंगे। बात क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म से चल के आ रहा हो, लॉन्ग टर्म से, तो वो ज्यादातर पिक्चर किसकी बताएंगे? थ्रोम्बोसिस की बताएंगे। द प्रीडोमिनेंट फीचर ऑफ डीआईसी विल बी ब्लीडिंग इफ इट इज एक्यूट ऑनसेट, लेकिन प्रीडोमिनेंट फीचर ऑफ डीआईसी विल बी थ्रोम्बोसिस इफ इट इज अ क्रोनिक ऑनसेट। याद रहेगी कि नहीं? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब डीआईसी की क्लिनिकल फीचर कौन बता सकता है? क्लिनिकल फीचर हम इसको सम अप नहीं कर सकते यार। ये डीआईसी की जो थ्रोम्बोसिस है, ये वाइड स्प्रेड है कि लोकलाइज है? वाइड स्प्रेड है। ये किसी भी जगह में हो सकती है। लंग्स में हो सकती है कि नहीं? तो अगर लंग्स अफेक्ट हो जाए डीआईसी में, लंग्स, तो ब्लड सप्लाई टू द लंग्स क्या होगी? कम। so there will be dyspnea, there will be shortness of breath, there will be what? dyspnea, shortness of breath, oxygenation सही तरीके से होगी? no, there will be cyanosis, patient will turn to blue, और आखिर में if the patient cannot be treated on time, increase the risk of respiratory failure। ये वो सिम्टम है if DIC स्पेशली लिमिटेड टू दी लंग्स। अगर ये DIC किसको अफेक्ट करे? ब्रेन। अगर ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो जाए, व्हाट विल हैपन? हाँ जी, DIC डेजिनस कन्वर्जन, और अगर हम डिमांड को पूरी ना करें, ब्रेन को ब्लड सप्लाई बहुत कम हो जाए, इवन द पर्सन गोज टू कोमा। हो सकता है कि नहीं? कोमा में भी जा सकता है। किडनी में अगर फॉर एग्जाम्पल ब्लड सप्लाई को हम क्या करें? कम करें, तो आप लोगों को पता है कि किडनी में अगर ब्लड सप्लाई ना मिले, व्हाट विल हैपन? हेमोचूरिया, रीनल पेन एंड व्हाट? एक्यूट रीनल फेलियर करा सकता है। DIC अगर ब्लड सप्लाई हार्ट को कम करे, हार्ट इसको, सो देयर विल बी फॉर एग्जांपल एबनॉर्मल रिदम, एरिथमियास, शॉक, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग होती है, शॉक करा सकता है, और आखिर में लेके कार्डियक फेलियर करा सकता है। कहने का मतलब ये है कि द पिक्चर ऑफ DIC विल डिपेंड अपॉन द एरिया टू बी अफेक्टेड। इसकी वाइड स्प्रेड फैक्टर है, वाइड स्प्रेड इसकी क्लिनिकल फीचर है। इसकी कोई लिमिटेड फीचर नहीं है कि कौन सा सिस्टम इसके अंदर जनाब सिर्फ प्रीडोमिनेटली इन्फेक्ट होगा। डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम ये मुख्तलिफ जगहों को अफेक्ट कर सकती है, ठीक है जी। तो DIC के बारे में ये जो सिस्टम है, इसकी जो क्लिनिकल आउटकम है, वो आप लोगों को ऐसे याद करना है कि इसमें कुछ भी इन्वॉल्व हो सकती है। एग्जाम में आ जाए, द मोस्ट कॉमन एरिया विच इज अफेक्टेड फर्स्ट इन DIC, आंसर इज ब्रेन। वो क्या है? वो ब्रेन है। सो ब्रेन के सिम्टम देखिए, इसकी अगर सीक्वेंस आप लोगों ने याद रखनी है, सो ब्रेन है, ब्रेन के बाद द मोस्ट लाइकली एरिया टू बी अफेक्टेड दैट इज हार्ट, इसके बाद हार्ट है, ठीक है, ब्रेन ऑन द टॉप ऑफ लिस्ट, फिर इसके बाद हार्ट है, फिर इसके बाद लंग्स है, लंग्स, और आखिर में किडनी। सो दिस इज कॉल्ड द असेंडिंग फैशन ऑफ द एरिया अफेक्टेड इन DIC। ये DIC के अंदर जो एरिया है वो मोस्ट कॉमनली अफेक्ट हो जाती है। ये इसकी क्लिनिकल फीचर्स है। नेक्स्ट इसमें एक और चीज़ आप लोग को मैं बताता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल
इसके साथ दो एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो सकते हैं। एंडोक्राइन डिसऑर्डर डीआईसी में कौन कौन से है? हाँ जी, अगर डीआईसी हो किसी को और उस बंदे के अंदर एक्यूट हीमोरेज ऑफ एड्रीनल ग्लैंड हो, याद रखिए वो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्यूट हीमोरेज ऑफ एड्रीनल ग्लैंड का एक नाम मैंने बताया था, दैट इज कॉल्ड वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। उसके अंदर डीआईसी होता है। तो वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम एड्रीनल ग्लैंड को अफेक्ट करता है, फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। और अगर एक फीमेल है वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम के अंदर देयर इज एक्यूट हीमोरेज ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड, ऐसा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा कौन सा है? अगर एक ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन में फीमेल डीआईसी में चली जाए, अब वो डिलीवरी कर चुकी है लेकिन वो डीआईसी में गई है, तो डिलीवरी के बाद ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन में द पिक्चर विल बी अक्यूट और क्रोनिक। हाँ जी, वो अक्यूट है ना, तो अक्यूट के अंदर प्रीडोमिनेंट चीज क्या है? वो ब्लीडिंग है। तो अगर फीमेल से ज्यादा ब्लीड हो जाए तो डीआईसी के अंदर वो पीपीएच में जा सकती है, पोस्टमार्टम हीमोरेज। और अगर वो पीपीएच में जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्लड सप्लाई क्या होगी? कम होगी। और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्लड सप्लाई कम हो तो प्रोलैक्टिन रिलीज क्या होगी? कम। तो द फीमेल विल नॉट एबल टू फेलियर टू लैक्टेट, दैट सिंड्रोम इज कॉल्ड शीहान सिंड्रोम। इसका मतलब डीआईसी if affect pituitary gland especially after the delivery, this is seen in female, the female will complain that she is not able to lactate the baby. So PPH postpartum hemorrhage में अगर 1000 ml से ज़्यादा ब्लड सी सेक्शन पे और 500 ml से ज़्यादा ब्लड नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी पे आ जाए तो डीआईसी की जो पिक्चर है ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन में वो अक्यूट है, तो उसमें प्रीडोमिनेंट ब्लीडिंग ही है। तो अगर ब्लड इतना जाए कि वो बहुत कम हो जाए और पिट्यूटरी को अपनी ब्लड सप्लाई कम हो जाए, so if there is no prolactin the female will not lactate the baby, so it will lead to शीहान syndrome। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, अगर लीवर फेलियर हो जाए, क्या चीज हो जाए? लीवर फेलियर। तो लीवर फेलियर में भी द सेम पिक्चर लाइक डीआईसी, प्लेटलेट उसमें भी कम होते हैं, पीटी एपीटीटी उसमें भी क्या हो जाती है? प्रोलॉन्ग हो जाती है। डी डाइमर आल्सो इंक्रीज, तो डी डाइमर भी इंक्रीज। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीआईसी एंड सीवियर लीवर इलनेस? आंसर इज फैक्टर 8 कंसंट्रेट। वो क्या है? फैक्टर 8। फैक्टर 8 कहां से आता है? एंडोथेलियल सेल। फैक्टर 8 कंसंट्रेट विल बी डिक्रीज, इट विल बी डिक्रीज इन डीआईसी बट इट इज नॉट डिक्रीज इन लीवर फेलियर पेशेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीचे आप लोग नोट लेके, टू डिफरेंशिएट डीआईसी विथ सीवियर लीवर डिजीज द बेस्ट ऑप्शन टू डू व्हाट? फैक्टर 8 कंसंट्रेट। सो द लीवर डिजीज और अगर डीआईसी में आप लोगों को कोई कंफ्यूज करे कि भाई डीआईसी पेशेंट और लीवर सीवियर लीवर डिजीज के अंदर हम पेशेंट में डिफरेंशिएशन किस बेस पे कराएंगे, तो आप लोगों ने क्या लगाताना है? दैट इज फैक्टर 8 कंसंट्रेट। और फैक्टर 8 कंसंट्रेट जब हम करते हैं तो हमसे पता चल जाता है कि जो फैक्टर 8 कंसंट्रेट है ये डीआईसी के अंदर डी मीन डिक्रीज होगी बट लीवर के अंदर ये एलिवेट हो जाएगी, ये इन स्पाइट ऑफ डिक्रीज वो क्या हो जाती है? वो बढ़ जाती है। इसलिए देखिए सुन ले, अगर लीवर डिजीज है तो क्लॉटिंग फैक्टर जो लीवर में एक्टिवेट होते हैं 2, 7, 9, 10 विटामिन के डिपेंडेंट वो तो कम हो जाएंगे। तो लीवर डिजीज में ब्लीडिंग हो सकती है क्या? नहीं। लीवर डिजीज फेलियर में ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट को। अब उस ब्लीडिंग को रोकने का एक तरीका क्या है कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म से एंडोथेलियल सेल अपना फैक्टर 8 रिलीज क्या करेगी? बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी? तो फैक्टर 8 रादर देन टू डिक्रीज इट इज इंक्रीज इन लीवर डिजीज, लेकिन डीआईसी में क्या होता है? वो डिक्रीज होता है। ठीक है जी, ये 2 पॉइंट्स याद रखें। ओके, इसकी इन्वेस्टिगेशन आप लोगों को मैंने बताई है, प्लेटलेट्स भी कम होंगे, पीटी एपीटी प्रोलॉन्ग, डी डाइमर विल बी इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट ट्रीटमेंट डीआईसी की क्या है? व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ डीआईसी? इसमें हम अंडरलाइन काज को ट्रीट करते हैं। अंडरलाइन काज जब तक ट्रीट ना हो जाए, डीआईसी इज प्राइमरी और इट इज ऑलवेज सेकेंडरी, ये सेकेंडरी है। सो द मेनस्टे ट्रीटमेंट इज ऑलवेज टू रिमूव द ऑफेंडिंग फैक्टर या अंडरलाइन काज को रिमूव करते हैं। लेकिन इसके बाद हम क्या दे सकते हैं? FFP फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। इसके अंदर क्या होते हैं? मुख्तलिफ क्लॉटिंग फैक्टर्स होती है, जिस चीज़ की डेफिशिएंसी है ताकि उसको हम बढ़ाए। और इसमें थ्रोम्बस बनते हैं कि नहीं, तो उस थ्रोम्बस को ख़त्म करने के लिए नीचे लेके लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देते हैं, LMWH। फॉर द थ्रोम्बस मैनेजमेंट इन DIC वी हैव टू गो फॉर LMHW, दैट इज कॉल्ड
लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरीन। ठीक है, ये हम देते हैं लेकिन पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर कर देते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे ये जितना भी हमने प्रीवियस 2-3 लेक्चर से ये बंडल्स एंड टन्स ऑफ एमसीक्यू जो पढ़े हैं, इसके जनाब में आप लोगों को यहाँ पे जो क्लियर कट आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि हाउ वी कैन रिमेंबर इन अ सिंगल ग्लिम्स, वो कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पूल GP 1B डिफेक्ट हो। हाँ, जिसने आंसर करना है तो कर सकते हैं। GP, अब ये अपने आप को चेक करें, यहाँ पे GP 1B डिफेक्ट हो, बिग प्लेटलेट्स हो, बिग प्लेटलेट्स हो, ठीक है, और प्लस प्लेटलेट एडहीशन का इशू हो, प्लेटलेट एडहीशन का इशू हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम। ये बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम है। तो इसमें कौन सा टेस्ट सिर्फ प्रोलॉन्ग होगा? ओनली BT, ब्लीडिंग टाइम, बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम, क्योंकि ये तो क्लॉटिंग फैक्टर का इशू है नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे GP 2B 3A डिफेक्ट हो, ठीक है, प्लस प्लेटलेट एग्रीगेशन का इशू हो, प्लेटलेट एग्रीगेशन, फॉर एग्जांपल प्लेटलेट एग्रीगेशन का इशू हो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि दिस विल बी व्हाट, ग्लांड्समैन थ्रोम्बोस्थेनिया, ग्लांड्समैन थ्रोम्बोस्थेनिया। ठीक है, ग्लांड्समैन थ्रोम्बोस्थेनिया। नेक्स्ट, अब हम आते हैं, अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसको वैक्सीनेशन कराई है, वैक्सीनेशन हुई है, या प्लस बैक इन्फेक्शन हिस्ट्री है, बैक इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो उसकी हिस्ट्री है। ठीक है, बैक इन्फेक्शन, और इसकी जो पिक्चर है, इसकी पिक्चर ये है कि प्लेटलेट डिक्रीज है। हाँ जी, प्लेटलेट डिक्रीज, BT प्रोलॉन्ग, बट PT APTT नॉर्मल है, ये नॉर्मल हो, ये क्या है? PT APTT नॉर्मल, बैक इन्फेक्शन की हिस्ट्री, वैक्सीनेशन की हिस्ट्री, तो उसके खिलाफ क्या बन जाते हैं? एंटीबॉडीज, और वो जाकर किसको डैमेज करते हैं? प्लेटलेट। दैट इज विल बी अ केस ऑफ ITP, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। इसके अंदर लोग गलत कर देते हैं, देयर इज नो स्प्लीनोमेगेली। स्प्लीनोमेगेली जब भी आज एग्जाम में, इट विल नॉट एटलीस्ट ATP, स्प्लीनोमेगेली एक्सक्लूड द डायग्नोसिस ऑफ ATP, ये पॉइंट याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट को फीवर हो प्लस मेंटल स्टेटस चेंजेस, मेंटल स्टेटस, फीवर हो, मेंटल स्टेटस चेंजेस हो, ठीक है, और सेम इसमें आ जाए, हाँ जी, प्लेटलेट कम हो, BT प्रोलॉन्ग हो, लेकिन PT APTT नॉर्मल हो, ये क्या है? हाँ, पिक्चर इसका है, पिक्चर बिल्कुल ITP का है, लेकिन साथ में फीवर है और मेंटल स्टेटस चेंजेस है, दैट इज TTP, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। आप लोग जाकर रिवाइज करेंगे, दैट आई टोल्ड यू द फेवरेट लिस्ट ऑफ हेमाटोलॉजी दैट मेनी पीपल डोंट नो। तो इसका मतलब क्या था? इसमें पेंटार्ड हमने पढ़ा था TTP में, ADAMTS13 का इशू है, इसमें पेंटार्ड है, पेंटार्ड में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, फीवर, मेंटल स्टेटस चेंजेस, रीनल फेलियर, ये हमने पढ़े थे कि नहीं? तो इसके अंदर फीवर, मेंटल स्टेटस चेंजेस और सेम पिक्चर ऑफ ITP, दैट विल बी TTP। नेक्स्ट, इसमें जनाब लेके अगर फैमिली हिस्ट्री हो, फैमिली हिस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल एक कंडीशन है, उसमें उन लोगों ने फैमिली हिस्ट्री दी है पॉजिटिव, फैमिली हिस्ट्री, लेकिन इसकी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में लिखा है कि प्लेटलेट नॉर्मल है। हाँ जी, प्लेटलेट नॉर्मल, लेकिन BT प्रोलॉन्ग है, प्लेटलेट नॉर्मल, BT प्रोलॉन्ग।
और एपीटीटी भी क्या है, ये प्रोलॉन्ग्ड है, ठीक है। और पीटी नॉर्मल। आदनान ये क्या है, व्हाट इज दिस? इसका मतलब ये है प्लेटलेट अगर नॉर्मल है तो बीटी क्यों प्रोलॉन्ग है? क्वांटिटी का इशू है कि क्वालिटी का इशू है। इसका मतलब कि प्लेटलेट एडहेशन या नहीं हो रही या एग्रीगेशन नहीं हो रही। प्लेटलेट एडहेशन में कौन काम करते हैं? वान वॉलीब्रेंड फैक्टर। और वो किस फैक्टर को स्टेबलाइज करता है? फैक्टर 8। वो फैक्टर 8 को रखता है अपने पास, जब तक उसकी जरूरत ना हो तो वो उसको इनएक्टिव रखता है। तो अगर वो नहीं है, वान वॉलीब्रेंड एडहेशन नहीं होगी, तो बीटी प्रोलॉन्ग। फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होगी तो इंट्रिंसिक पाथवे खराब, तो एपीटीटी विल बी प्रोलॉन्ग। ये वान वॉलीब्रेंड, और वो मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड क्या है? कोआगुलेशन डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे लेके वान वॉलीब्रेंड फैक्टर डेफिशिएंसी, वॉलीब्रेंड फैक्टर डेफिशिएंसी। अगर इस तरह फिर से कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें फैमिली हिस्ट्री हो, फैमिली हिस्ट्री हो और इसमें ब्लीडिंग ना रुके, लेकिन प्लेटलेट नॉर्मल हो, बीटी ये भी जनाब नॉर्मल हो, नॉर्मल, एपीटीटी प्रोलॉन्ग हो और पीटी ये नॉर्मल हो। ये क्या है? एनी फैमिली हिस्ट्री, बच्चों में, सिबलिंग में, उसके बाद खट लगने के बाद ब्लीडिंग ना रुके, प्लेटलेट भी ठीक है, ब्लीडिंग टाइम भी ठीक है, सिर्फ एपीटीटी प्रोलॉन्ग है। तो फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है, ये हीमोफीलिया है। तो अगर 8 है, हीमोफीलिया ए है, जिसको हम हीमोफीलिया, क्लासिकल हीमोफीलिया भी कहते हैं। फैक्टर 9 है तो हीमोफीलिया बी है, 11 है तो हीमोफीलिया सी है। ए बी एक्स लिंक रिसेसिव है और सी क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव है। फिर नेक्स्ट इसके बाद लेके इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक यूज की हिस्ट्री हो और न्यू बॉर्न हो, बिल्कुल न्यू बॉर्न, ये सारे क्लासिकल केसेस है। उसके अंदर फिर उन लोगों ने दिया है प्लेटलेट्स नॉर्मल, बीटी नॉर्मल, लेकिन पीटी प्रोलॉन्ग, और एपीटीटी भी क्या है? प्रोलॉन्ग है। तो फिर ये क्या है? पीटी एपीटीटी दोनों प्रोलॉन्ग है, लेकिन प्लेटलेट और बीटी नॉर्मल है, लेकिन पेशेंट ने इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक या न्यूबॉर्न है, ये विटामिन के डेफिशिएंसी है। ऐसा है ना? दिस इज विटामिन के डेफिशिएंसी। क्लियर है? नेक्स्ट तो इधर पे लेके ये सारी हीमेटोलॉजी की जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उसका समरी बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई सेकेंडरी काज है, अंडरलाइंग प्राइमरी काज हो, अंडरलाइंग प्राइमरी काज, उसके बाद प्लेटलेट आए डिक्रीज, बीटी प्रोलॉन्ग, पीटी प्रोलॉन्ग, एपीटीटी प्रोलॉन्ग और डी डायमर भी इंक्रीज। ये क्या है? दैट इज DIC, या DIC है। इफ यू नो दिस थिंग इट विल कवर अ लॉट MCQs इन योर एग्जाम्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट मैंने आप लोगों को बनाया है, एंड दिस इज वेरी कॉमनली आस्क्ड इन दी मल्टीपल एग्जाम्स क्वेश्चन। इंशाल्लाह इसके बाद हम फिर नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाएंगे, एंड दैट्स विल वी हैव ऑल फ्रॉम दी पॉकेट ऑफ कोआगुलेशन डिसऑर्डर्स, प्राइमरी हीमोस्टैटिक डिसऑर्डर एंड सेकेंडरी हीमोस्टैटिक डिसऑर्डर। तो आप लोग पहले लेक्चर ले लें, उसकी नोट्स बनाएं, हर एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है, और फिर जाकर इसको आप लोग क्या करें, अपने ऊपर अप्लाई करें कि आप लोगों को कितना कुछ आ रहा है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन की बेस पे ही आप लोगों से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो क्लासिकल हीमोफीलिया में अगर फैक्टर 8 की बजाय आ जाए कि बेस्ट ट्रीटमेंट इज फैक्टर 8 माइनर कंपोनेंट के मेजर कंपोनेंट, माइनर कंपोनेंट होता है, ठीक है। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस फ्यू थिंग्स इन द कमिंग लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।